मेरे भाई की नई नई शादी होकर आई तो मेरी भाभी अपने कमरे से ज़्यादातर बाहर ही नहीं निकलती थीं। मुझे ये बड़ा ही अजीब लगता था। रोज़ रात को भाभी के चीखने की आवाज़ आती और जब कभी वह थोड़ा बहुत कमरे से बाहर निकलती तो हमेशा लड़खड़ा कर ही चलती। एक दिन जब मैंने ज़बरदस्ती उनसे पूछा कि आखिर बात क्या है, तो वह रोते हुए बोली, दीदी, आपका भाई रोज अंग्रेजी फिल्में देखकर मेरे साथ। मेरा नाम रजनी है। मेरे पति का देहांत 2 साल पहले हो चुका था। मेरे कोई भी औलाद नहीं थी। इस वजह से मेरे ससुराल वालों ने मुझे पति के देहांत के बाद अपने घर से बाहर निकाल दिया। उसके बाद मेरा कोई भी सहारा नहीं बचा था। इसलिए मैं वापस अपने मायके लौट आई। मेरे मायके में भी मेरा एक छोटा भाई और मेरी माँ ही थे। मेरा छोटा भाई नवीन 5 साल से दूसरे शहर में नौकरी कर रहा था, तो यहाँ पर सिर्फ मैं और मेरी माँ ही थे। मेरी माँ ने मेरी दूसरी शादी करवाने की बहुत कोशिश की, लेकिन ये समाज ऐसा है कि एक विधवा से कोई शादी नहीं करना चाहता, जबकि अगर किसी आदमी की औरत मर जाए तो उसके लिए हजारों लड़कियां लाइन में खड़ी होती हैं। इस वजह से बहुत ढूंढने के बाद भी जब मेरे लिए कोई रिश्ता नहीं मिला तो मैंने भी माँ से कह दिया कि अब मुझे शादी करनी ही नहीं है। इसके बाद मैं अपने मायके में ही रहने लगी। कुछ ही महीनों बाद मेरी माँ का भी देहांत हो गया। मरने से पहले माँ ने अपना घर हम दोनों भाई बहनों के बीच में आधा आधा बांट दिया था और हम दोनों के नाम भी कर दिया था। माँ के जाने के बाद मैं उस घर में बिल्कुल अकेली रह गई थी। इसलिए मैंने अपने भाई से कहा कि वह इसी शहर में आकर नौकरी ढूंढ ले, क्योंकि अब मैं अकेली रहकर बहुत परेशान हो रही थी। धीरे धीरे मेरी भी उम्र बढ़ रही थी और मुझे भी अब किसी सहारे की ज़रूरत थी। और फिर मैं ये भी चाहती थी कि मैं अपने भाई की भी शादी करवा दूं, ताकि वह भी अपनी शादीशुदा ज़िंदगी की शुरुआत कर सके। मेरे बहुत ज़्यादा कहने सुनने पर मेरा भाई अपना मन मार कर इसी शहर में आ गया और उसने एक अच्छी नौकरी ढूंढ ली। उसका यहाँ पर आने का बिल्कुल भी मन नहीं था, लेकिन फिर भी जब मैंने उस पर दबाव बनाया तो वह मान गया। अब जब से मेरा भाई मेरे पास ही रहकर नौकरी करने लगा था, मैं बहुत खुश थी। उसके यहाँ आने के कुछ दिनों के बाद ही वह अपने एक दोस्त की शादी में गया। जब वह अपने उस दोस्त की शादी से वापस लौट कर आया तो वह बहुत ज़्यादा खुश लग रहा था। मैंने उससे उसकी खुशी का कारण पूछा तो उसने मेरी बातों को टाल दिया। 1-2 दिन के बाद ही हमारी चाची हम लोगों से मिलने के लिए आईं। वह मेरे भाई नवीन के लिए एक बहुत ही सुंदर लड़की का रिश्ता लेकर आई थी। उन्होंने कहा कि लड़की बहुत ही सुंदर और संस्कारी है और बहुत ही अच्छे घराने की भी है। मुझे वह रिश्ता बहुत अच्छा लगा। शाम को जब नवीन अपने ऑफिस से वापस आया तो मैंने उसे उस लड़की की तस्वीर दिखाते हुए कहा कि आज तुम्हारे लिए हमारी चाची इस लड़की का रिश्ता लेकर आई थी। मुझे तो ये लड़की बहुत पसंद है, अब तुम भी देख लो। नवीन ने तस्वीर तो देख ली, लेकिन वह बोला, दीदी, मैं इस लड़की से शादी नहीं कर सकता। मैंने कहा, क्यों? इस लड़की में आखिर क्या बुराई है? देखो, दिखने में कितनी सुंदर है और ये बहुत ही अच्छे घराने की है। तो मेरी बात पर नवीन बोला, दीदी, दरअसल मुझे कोई दूसरी ही लड़की पसंद आ गई है। उसकी बात सुनकर मैं पहले थोड़ा सा चौंक गई। मैंने कहा, दूसरी लड़की? आखिर कौन है वह लड़की? मेरे मन में थोड़ा सा डर पैदा होने लगा कि कहीं इसने कोई ऐसी वैसी लड़की तो पसंद नहीं कर ली है। फिर वह बोला, दीदी, आप मुझसे पूछ रही थी ना कि मैं अपने दोस्त की शादी से लौटकर इतना ज़्यादा खुश क्यों हूँ। दरअसल वह लड़की मुझे मेरे दोस्त की शादी में ही मिली थी और उसे देखते ही पहली नज़र में मुझे उससे प्यार हो गया और फिर मैंने वही फैसला कर लिया कि अगर मैं शादी करूँगा तो इसी लड़की से ही करूँगा। उसके बाद नवीन ने मुझे उस लड़की की तस्वीर दिखाई।
जो उसने शादी के वक्त खींच ली थी। मैंने जब उस लड़की की तस्वीर देखी तो वह दिखने में वाकई बहुत ज़्यादा सुंदर थी और पहनावे से भी बहुत प्यारी लग रही थी। उसके चेहरे से बहुत शालीनता झलक रही थी। मैंने कहा, ठीक है नवीन, मैं इस शादी के लिए तैयार हूँ। तो फिर तुम जल्दी से इस लड़की के घर वालों का पता लगाओ। अब माँ तो है नहीं, तो तुम्हारे माता पिता की जिम्मेदारी मुझे ही निभानी है। इसीलिए मैं खुद से जाकर इस रिश्ते की बात करूंगी। मेरी बात सुनकर नवीन बहुत खुश हो गया और उसने मुझे गले से लगा लिया। 2-3 दिन में जब उस लड़की का पता मिल गया तो मैंने उनके घर जाकर नवीन और उस लड़की के रिश्ते के बारे में बात की। उन लोगों को भी नवीन बहुत पसंद आया और फिर नवीन और उस लड़की, जिसका नाम सीमा था, दोनों का रिश्ता तय हो गया। मैंने उस लड़की से पूछा कि तुम्हें मेरा भाई पसंद तो है? तो उसने हाँ में अपना सिर हिला दिया। मुझे वह लड़की बहुत ही ज़्यादा प्यारी और सीधी लगी। जल्दी ही शादी की तारीख भी तय हो गई और कुछ ही दिनों के बाद मैं अपनी भाभी को विदा करवा कर अपने घर ले आई। मेरा घर तो खुशियों से भर गया था। बस अगर कमी थी तो बस मेरे माँ बाप की। मुझे उस वक्त अपने माँ बाप की बहुत याद आ रही थी। मैं यही सोच रही थी कि अगर आज वह जिंदा होते तो अपने बेटे की इतनी सुंदर बहू देखकर फूले न समाते और उसकी न जाने कितनी बार नज़र उतारते। खैर, जो भी हो, पर वह अब नहीं है, तो इस घर की सारी जिम्मेदारियां मुझे ही निभानी हैं। इधर जब से मैंने नवीन की शादी सीमा से करवाई थी, नवीन मुझे पहले से भी ज़्यादा और प्यार करने लगा था। मैं भी अपने भाई की खुशी देखकर बहुत खुश थी। सुहाग रात के अगले दिन सुबह मैंने अपनी भाभी को जब रस्मों के लिए उठाया तो वह मुझे बहुत ही ज़्यादा थकी हुई सी लग रही थी। मैंने उनसे पूछा कि क्या हुआ भाभी, क्या तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है? तो वह बोली, दीदी, दरअसल शादी के फंक्शंस की वजह से मैं ठीक से सो नहीं पाई, बस इसीलिए मुझे बहुत थकान लग रही है। मैंने कहा, कोई बात नहीं, आप बस थोड़ी बहुत रस्में करके अपने कमरे में जाकर आराम करना। उसके बाद मैंने जल्दी जल्दी सारी रस्में निपटवाईं और भाभी को उनके कमरे में भेज दिया। अब शादी को 2-3 दिन हो चुके थे, लेकिन मैंने ये ध्यान दिया कि मेरी भाभी अपने कमरे से बहुत ही कम बाहर आया करती थी। नवीन अपना और भाभी का खाना भी कमरे में ही ले जाकर खाता था। मुझे ये चीज़ बहुत ही अटपटी लग रही थी, क्योंकि घर में हम थे ही कितने लोग, सिर्फ मैं ही तो एक एक्स्ट्रा थी। अगर हम तीनों साथ में ही बैठकर खाना खाते तो और भी अच्छा होता। और फिर अभी तो सीमा नई नई इस घर में दुल्हन बनकर आई है, तो वह जितना घुलेगी मिलेगी उतना ही अच्छा होता। लेकिन फिर मैंने सोचा कि शायद अभी उनकी नई नई शादी हुई है, इसीलिए इस तरह का बर्ताव कर रहे हैं और इस वक्त मेरा कुछ कहना ठीक भी नहीं है। न जाने वह मेरे बारे में क्या सोचें, इसलिए मैंने उस वक्त कुछ भी नहीं कहा। लेकिन फिर 2-3 हफ्ते बीत जाने के बाद भी मेरी भाभी का यही रवैया रहा। वह घर का कोई भी काम नहीं करती थी, सिर्फ बहुत ज़रूरी काम पड़ने पर ही अपने कमरे से बाहर निकलती थी, नहीं तो पूरे टाइम अपने कमरे में ही बनी रहती थी। मुझे ये सब कुछ समझ नहीं आया। तो शाम को जब नवीन ऑफिस से लौट कर आया तो मैंने उसे इस बात के लिए टोक दिया। मैंने कहा, नवीन, भाभी जब से घर में आई हैं वह कमरे से तो बाहर ही नहीं निकलती। कम से कम उन्हें थोड़ा बहुत तो अपने कमरे से बाहर निकलना चाहिए और फिर घर के काम में थोड़ा हाथ भी बटाना चाहिए, क्योंकि घर का इतना काम मुझसे अकेले नहीं हो पाता है। मेरी बात सुनकर नवीन मुझसे उल्टा नाराज होने लगा। बोला, मेरी पत्नी इस घर का काम करने के लिए नहीं आई है, वह मेरे लिए इस घर में आई है और आप उसे उसके कमरे से बाहर आने को बिल्कुल भी नहीं कहेंगी। और रही बात काम की, तो मैं कल ही किसी नौकरानी को लगवा दूंगा। आपको भी घर का काम करने की अब कोई ज़रूरत नहीं है।
अब आपकी भी उम्र धीरे धीरे बढ़ रही है, इसीलिए खुद को पूजा पाठ में व्यस्त करिए और अपने भाई और भाभी को उनकी शादीशुदा जिंदगी अच्छे से जीने दीजिए। अपने भाई का दो टूक जवाब सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन मैंने सोचा कि शायद मैं अपने भाई भाभी के बीच में हड्डी बन रही हूँ, और फिर अब मेरा भाई भी बड़ा हो गया है, तो इसीलिए वह मुझे इस तरह के उल्टे उल्टे जवाब दे रहा है। मैंने सोच लिया कि नवीन से अब मैं कुछ भी नहीं कहने वाली, क्योंकि उससे कुछ ना कहने में ही मेरी भलाई है, क्योंकि एक तरह से मैं भी इस घर में उसके सहारे पर ही जी रही हूँ। इसलिए मैंने चुप रहना ही ठीक समझा। अगले दिन से मेरे घर में खाना बनाने वाली, झाड़ू पोछा करने वाली और बर्तन वाली नौकरानी लग गई। अब मुझे कोई भी काम नहीं करना पड़ रहा था। लेकिन मैंने कुछ दिनों से ये नोटिस किया कि भाभी जब भी कमरे से बाहर निकलती तो वह लंगड़ा कर या फिर लड़खड़ा कर चल रही होती, और ना जाने क्यों पर वह मुझे बड़ी बीमार सी लग रही थी। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि अभी तो उनकी शादी नई नई हुई है और नई बहू के चेहरे पर तो बहुत ही रंगत होती है। फिर अचानक से मेरी भाभी को ऐसा क्या हो गया? कहीं इन्हें कोई बीमारी तो नहीं हो गई? नवीन भी कुछ हफ्तों से ऑफिस से बार बार छुट्टी ले रहा था, और छुट्टी लेकर वह पूरा पूरा दिन अपने कमरे के अंदर ही रहता था। और अगर किसी दिन उसे ऑफिस जाना भी होता तो उस दिन भी वह जल्दी ही ऑफिस से चला आता। मुझे तो ये सब कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। मैं यही सोच रही थी कि अगर नवीन का यही रवैया रहा तो ऐसे तो उसे नौकरी से भी निकाल दिया जाएगा। अगर भाभी को कोई शारीरिक दिक्कत है तो वह मुझे भी तो बता सकती हैं। मैं भी तो उनका ख्याल रख सकती हूँ। उनका ख्याल रखने के लिए नवीन को बार बार अपने ऑफिस से छुट्टी लेने की आखिर ज़रूरत ही क्या है? लेकिन ना जाने ये लोग मुझे अपनी कोई भी बात क्यों नहीं बता रहे हैं। अगर मैं खुद से पूछूंगी तो हो सकता है कि नवीन मुझे फिर से दो टूक जवाब दे दे। यही सब सोचकर मेरी कुछ भी पूछने की हिम्मत नहीं हो रही थी। एक दिन जब नवीन ऑफिस के लिए निकल गया तो मैंने मौका पाकर तुरंत ही अपनी भाभी के कमरे का दरवाज़ा खटखटाया। उन्होंने जैसे ही दरवाज़ा खोला, उनका चेहरा देखकर मेरे तो होश ही उड़ गए। उनकी आंखों के नीचे गहरे काले गड्ढे थे और अजीब से लाल लाल निशान उनके शरीर पर पड़े हुए थे। मैं उन्हें बड़े ही आराम से कमरे से बाहर लेकर हॉल में आई और उन्हें सोफे पर बिठाया। वह तो ठीक से चल भी नहीं पा रही थी। मैंने उन्हें बहुत ही प्यार से बिठाकर पूछा, भाभी, मैं समझ सकती हूँ कि आपकी अभी नई नई शादी हुई है, जिसमें हर पति पत्नी को यही लगता है कि वह हर वक्त एक दूसरे के साथ रहें और एक दूसरे के प्रेम में डूबे रहें। लेकिन ये तो आप भी अच्छे से समझती होंगी कि सिर्फ प्यार से पेट नहीं भरता। अगर नवीन इसी तरह से रोज रोज इतनी सारी छुट्टियां करता रहेगा तो उसे एक दिन अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा। मेरी तो वह अब कोई भी बात नहीं सुनता है। लेकिन तुम तो समझदार हो ना भाभी, तो तुम ही उसे क्यों नहीं समझाती हो? मेरी बात सुनकर सीमा भाभी के हाथ अचानक से कपकपाने लगे और वह लड़खड़ाते हुए शब्दों से बोली, दीदी, मैं भी नवीन जी से कुछ भी नहीं कह सकती हूँ, आप मुझे माफ़ कर दीजिए। मैंने कहा, भाभी, नवीन तो आपको बहुत प्यार करता है, तो अगर आप उसे समझाएंगी तो वह आपकी बात ज़रूर मानेगा। मेरी इस बात पर मेरी भाभी ने मुझे कुछ भी नहीं कहा। बस उनकी आंखों से एक के बाद एक आंसू टप टप करके गिरने लगे। ये देखकर मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। मैंने उनका हाथ अपने हाथ में लेकर कहा कि अगर आपको कोई भी तकलीफ़ है तो आप मुझे अपनी सहेली की तरह ही समझें। आप मुझे बता सकती हो, मैं आपकी भी बड़ी बहन हूँ। पर वह कुछ भी नहीं बोली। मैंने कहा, भाभी, क्या आपको कोई शारीरिक परेशानी है? मेरी ये बात सुनकर वह और तेज़ तेज़ रोने लगी, और जैसे ही वह मुझे सुबक सुबक कर कुछ बताने की कोशिश कर रही थी कि तभी नवीन ऑफिस से वापस आ गया।
उसने जैसे ही भाभी को मेरे साथ बैठे हुए देखा, वह बुरी तरह से भाभी के ऊपर चिल्लाया कि तुम अपने कमरे से बाहर यहाँ क्या कर रही हो? अभी के अभी अंदर जाओ। उसकी बात सुनते ही भाभी घबराकर अपने कमरे के अंदर चली गईं। अपने भाई का ये बर्ताव देखकर मैं तो पूरी तरह से दंग रह गई थी। मैंने कहा, नवीन, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? वह मेरी भाभी है। क्या मैं उनके साथ कुछ देर बैठकर बात भी नहीं कर सकती? मेरी इस बात पर नवीन बोला, देखो दीदी, कान खोलकर एक बात सुन लो। आप अपने बाहर के कामों पर ध्यान दो। मेरे पति पत्नी के बीच आपको आने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। मैंने कहा, क्या तुम पागल हो गए हो? तुम्हें भाभी की हालत दिखाई नहीं दे रही? वह मुझसे बोला, मुझे उसकी हालत बहुत अच्छे से दिख रही है और मैं उसका बहुत अच्छे से ख्याल भी रख रहा हूँ। इसीलिए आपको उसकी चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। उसके बाद नवीन ने एक प्लेट में खाना लगाया और उसे लेकर अपने कमरे में वापस चला गया। ये सब आखिर क्या हो रहा था? मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। उसी रात मुझे अचानक से प्यास लगी तो मैं पानी पीने के लिए किचन में गई। तभी मुझे मेरी भाभी के चीखने की आवाज़ सुनाई दी। मैं धीरे से जाकर अपने भाई के कमरे के बाहर खड़ी हुई तो मेरी भाभी के चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आ रही थीं। अब तो मुझे ये सब कुछ बहुत ही अजीब सा लगने लगा। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर मेरा भाई ऐसा क्या कर रहा है जिससे मेरी भाभी की ये हालत हो रही है। मैंने सोच लिया कि कल मैं इस बारे में नवीन से हर हाल में बात करके ही रहूँगी। अगले दिन सुबह ही मैंने नवीन के कमरे का दरवाज़ा खटखटाया तो उसने अपने कमरे का दरवाज़ा आधा ही खोला। मैंने कहा कि मुझे मेरी भाभी से बात करनी है तो वह बोला कि आपको एक बार में कोई बात समझ में नहीं आती। मैंने कहा ना कि मैं अपनी पत्नी के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वक्त बिताना चाहता हूँ, लेकिन आप हैं कि अपने भाई भाभी को चैन से जीने ही नहीं दे रही हैं। एक तो आप खुद यहाँ अपने मायके में रह रही हैं, ऊपर से हम लोगों की नाक में दम कर रखा है। मैंने उसकी बात को काटते हुए कहा, मुझे लगता है कि इस वक्त मेरी भाभी को मेरी ज़्यादा ज़रूरत है। तो वह बोला, दीदी, अब मैं आपसे आखिरी बार कह रहा हूँ कि हम दोनों पति पत्नी को बिल्कुल भी परेशान मत करिए, नहीं तो मैं अपनी पत्नी को लेकर दूसरे शहर चला जाऊँगा और फिर आप यहाँ पर अकेली ही रहना। ये कहकर नवीन ने दरवाज़ा बंद कर लिया। अब मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। फिर मैंने सोचा कि क्यों ना मैं भाभी के पापा को फ़ोन करके कहती हूँ कि वह कुछ दिनों के लिए सीमा भाभी को अपने घर लेकर चले जाएं। मेरे कहने पर शाम को जब भाभी के पापा उन्हें घर ले जाने के लिए आए तो नवीन ने इस बात पर एक बहुत बड़ा हंगामा खड़ा कर दिया। उसने भाभी को अपने पापा से मिलने तक नहीं दिया और उसके पापा की बहुत ज़्यादा बेइज्जती करके उन्हें हमारे घर से भी भगा दिया। जब नवीन को ये बात पता चली कि सीमा के पापा को मैंने बुलाया था तो उसने मेरे साथ भी बहुत बुरा बर्ताव किया। मैं यकीन ही नहीं कर पा रही थी कि ये मेरा भाई है। वह मुझसे बोला, आप कैसी बहन हैं? आप अपने ही भाई की शादीशुदा ज़िंदगी खराब करने पर तुली हैं। आप एक काम करिए, आप यहाँ से कुछ दिनों के लिए कहीं चली जाइए। आप नहीं तो बुआ जी के यहाँ चली जाइए। कुछ दिन वहाँ जाकर आराम से बुआ जी के साथ रहिए और मुझे मेरी पत्नी के साथ बिल्कुल अकेला छोड़ दीजिए। नवीन की ऐसी बातें सुनकर मुझे बुरा तो लग रहा था, लेकिन उस वक्त मैं सबसे ज़्यादा अपनी भाभी के लिए परेशान थी, क्योंकि मुझे कुछ भी करके अपनी भाभी की परेशानी का पता लगाना था। लेकिन मैं समझ नहीं पा रही थी कि मैं कैसे पता लगाऊं। पर उस वक्त मैंने खुद को शांत रखने में ही अपनी भलाई समझी और फिर सब कुछ मैंने भगवान के भरोसे पर छोड़ दिया। फिर धीरे धीरे इसी तरह से दिन बीतने लगे और मैं हर रोज़ अपनी भाभी की चीखें उनके कमरे से आती हुई सुन रही थी।
अगले महीने ही मेरे भाई को ऑफिस के ज़रूरी काम से 2 दिनों के लिए दूसरे शहर में भेजा गया। लेकिन जब वह गया तो भाभी को सख्त हिदायत देकर गया कि अगर वह कमरे से बाहर निकली और उन्होंने मुझसे कोई भी बात की तो उनके लिए बहुत बुरा होगा। साथ ही साथ मेरा भाई यही हिदायत मुझे भी देकर गया कि मैं भी भाभी से दूर रहूं। लेकिन मैं इतने दिनों से जिस मौके की तलाश में थी, वही मौका अब मुझे मिल रहा था। इसीलिए नवीन जैसे ही घर से बाहर गया, मैं तुरंत ही अपनी भाभी को कमरे से बाहर निकालने के लिए पहुंच गई। जब मैं उनके कमरे में पहुंची तो उनके कमरे की हालत देखकर तो मेरे होश ही उड़ गए। कमरे का हाल ऐसा कर रखा था जैसे किसी के साथ जानवरों जैसा सलूक किया गया हो। मेरी भाभी मेरे आगे रो रो कर गिड़गिड़ाने लगी। वो बोली, दीदी मुझे कमरे से बाहर मत निकालिए। अगर नवीन को पता चल गया तो वह मेरा बहुत बुरा हाल करेगा। मैंने अपनी भाभी से कहा कि तुम इतनी पढ़ी लिखी होकर इतनी डरपोक कैसे हो सकती हो। आज तुम्हें मुझे सारी सच्चाई बतानी ही होगी कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। तुम्हें मेरी कसम है। जब मैंने अपनी भाभी को कसम दी तो वह मेरे गले लगकर बुरी तरह से रोने लगी और फिर उन्होंने मुझे जो कुछ बताया उसे सुनकर तो मेरे पैरों तले ज़मीन ही निकल गई। वह मुझसे बोली, दीदी नवीन हर रोज़ अंग्रेजी फिल्में देखकर मेरे साथ दिन में कई कई बार। इतना कहकर वह फूट फूट कर रोने लगी। फिर वह बोली, और वह मेरे साथ जानवरों जैसा व्यवहार करता है जैसा कि उन फिल्मों में दिखाया जाता है। वह बिल्कुल वैसा ही करता है, चाहे मुझे उससे कितनी ही तकलीफ क्यों ना हो। ऐसा लगता है कि वह मुझे इंसान तो समझता ही नहीं है, सिर्फ अपनी इच्छा पूर्ति का सामान समझता है। इसीलिए मेरी हालत ऐसी होती चली जा रही है। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि मेरा भाई इतना घिनौना काम कर सकता है। भाभी की बातें सुनकर मुझे बहुत ज़्यादा शर्म आ रही थी। मैंने कहा, भाभी तुम इतने दिनों से ये सब क्यों झेलती चली आ रही हो और तुमने इसके खिलाफ कोई कदम क्यों नहीं उठाया। अगर तुम्हारी अकेले की हिम्मत नहीं हुई थी तो जिस दिन तुम्हारे पापा आए थे उस दिन तो कम से कम तुम अपनी आवाज़ उठा सकती थी। तुमने उस दिन अपने पापा के सामने कुछ भी क्यों नहीं कहा। भाभी बोली, दीदी दरअसल मैं मजबूर हूँ, मैं नवीन के खिलाफ नहीं जा सकती। मैंने कहा कि आखिर तुम्हारी ऐसी क्या मजबूरी है। तो वह मुझसे बोली, दीदी नवीन ने मेरे कई सारे उस तरह के वीडियो बना लिए हैं और उसने मुझे धमकी भी दी है कि अगर मैंने उसके खिलाफ कोई भी कदम उठाया तो वह मेरे सारे वीडियो सोशल मीडिया पर डाल देगा और मेरी ज़िंदगी खराब कर देगा। इसीलिए मैं अब ये नरक झेलने के लिए मजबूर हूँ। अब मुझे इससे छुटकारा तभी मिल सकता है जब मैं मर जाऊँ। अपनी भाभी की ये बात सुनकर मुझे अपने भाई से नफरत होने लगी। मुझे नहीं पता था कि मेरे माँ बाप की अच्छी परवरिश का ये सिला मिलेगा। हमारे माँ बाप ने हम दोनों भाई बहनों को हमेशा अच्छे संस्कार दिए, लेकिन ना जाने मेरा भाई ऐसा कैसे निकल गया। अब तो मुझे बहुत अफसोस हो रहा था कि आखिर मैंने क्यों सीमा की शादी अपने भाई से करवा दी। मैंने तो उसकी ज़िंदगी ही खराब कर दी। 2 दिन के बाद नवीन जब घर लौटा तो घर लौटते ही उसने कमरे में जाकर भाभी के साथ वह हैवानियत का खेल खेलना शुरू कर दिया। उसने जैसे ही भाभी के साथ वह सब करना शुरू किया, तभी मैंने ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा खटखटाया। नवीन पूरी तरह से खिसियाया हुआ और चीखता हुआ कमरे से बाहर निकला। लेकिन इससे पहले कि वह मुझ पर अपना गुस्सा निकाल पाता, उसके गाल पर एक झन्नाटेदार तमाचा लगा। ये तमाचा भाभी के पापा ने मारा था और हमारे पीछे पुलिस खड़ी हुई थी। पुलिस को देखकर तो नवीन के होश ही उड़ गए। पुलिस वालों ने तुरंत ही नवीन को गिरफ्तार कर लिया और उससे उसका फ़ोन भी एक झटके में छीन लिया। नवीन मुझसे बोला, आपने मुझे गिरफ्तार करवाया, आप मेरी बहन नहीं हो सकती। मैंने कहा, हाँ तूने सही कहा, मैं तेरे जैसे हैवान की बहन कभी भी हो ही नहीं सकती।
मैंने अंदर जाकर सबसे पहले अपनी भाभी की हालत ठीक की। उसके बाद मैं उन्हें सहारा देकर बाहर लेकर आई। दरअसल जब भाभी ने मुझे ये सच्चाई बताई थी, तभी मैंने फैसला कर लिया था कि मैं अपने भाई को उसके किए की सजा हर हाल में दिलाकर ही रहूंगी। और मैंने उसी दिन भाभी के पापा को फ़ोन करके सारी सच्चाई बता दी थी और उनसे भी कह दिया था कि नवीन के घर आते ही वह पुलिस को लेकर तुरंत ही यहाँ पर आ जाएं। नवीन के फ़ोन से भाभी के सारे वीडियोस हमने तुरंत ही डिलीट करवा दिए। नवीन का जुर्म साबित हो चुका था, इसीलिए उसे जेल में डाल दिया गया। लेकिन साथ ही साथ उसका पुनर्वास केंद्र में इलाज भी चल रहा है। क्योंकि वह ऐसा क्यों कर रहा था, जब इस बारे में पता लगाया गया तो पता चला कि वह बीते 5 साल जब दूसरे शहर में नौकरी कर रहा था, तो उसकी वहाँ कुछ लड़कों से दोस्ती हो गई जो हर रोज़ इसी तरह की फिल्में देखा करते थे और इसके आदी हो गए। उसके बाद से नवीन के दिमाग में बस पूरे समय यही सब चलता रहता था और धीरे धीरे उसके अंदर से सामने वाले के दुख दर्द का एहसास भी पूरी तरह से खत्म हो गया था। बस फिर तो उसे भी सिर्फ अपनी इच्छा पूरी करने की जिद लगी रहती थी। ये एक प्रकार की मानसिक बीमारी होती है जिसका इंसान आदी हो जाता है। इसीलिए नवीन सजा काटने के साथ साथ उसका इलाज भी करवाया जा रहा था। मैंने सीमा भाभी का अपने भाई से तलाक करवा दिया और आज सीमा भाभी की किसी दूसरी जगह पर शादी हो चुकी है और वह एक खुशहाल जीवन जी रही हैं। मैंने भी अपने भाई से सारे रिश्ते ख़त्म कर दिए हैं और अब मैं एक स्कूल में पढ़ा रही हूँ। मैंने 2 बच्चों को गोद भी ले लिया है और मैं उनकी बहुत अच्छे से परवरिश कर रही हूँ। तो दोस्तों, आपको मेरे द्वारा लिखी हुई ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और प्लीज़ इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करके मेरे चैनल को सपोर्ट करें। आप चाहें तो मुझे सुपर थैंक्स भी दे सकते हैं। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि आगे भी मैं आपको ऐसी ही अच्छी कहानियाँ सुनाती रहूँ। थैंक यू।